हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम आपको सीरीज़ फर्स्ट में लेक्चर नंबर 17 के अंतर्गत बात करके, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपोजिशन के बारे में, और कुछ बात करेंगे पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होते हैं स्पेशल टाइप के, जो लैम्प ब्रश और पॉलीटीन आपने सुने होंगे, उसमें से पॉलीटीन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द पैकेजिंग रेशियो ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम अप्रॉक्सीमेटली इज। देखिए क्वेश्चन को पहले समझेंगे क्या है, क्या आ रहा है। पैकेजिंग का मतलब कि डीएनए का जो कंटेंट होता है, अगर बेस पेयर नंबर के बेस पे देखें तो बहुत लंबा होता है, और ये इतना लार्ज अमाउंट एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पैकेजिंग, कि किस तरीके से न्यूक्लियोसोम इतना ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है कि वो इतने लेस अमाउंट में पूरी तरीके से फिट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज पैकेजिंग। तो कह रहा है रेशियो ऑफ डीएनए पैकेजिंग, रेशियो ऑफ डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम अप्रॉक्सीमेटली, कि मतलब एक रेशियो की अमाउंट और उसकी लेंथ का जो रेशियो होता है, कि जैसे कहते हैं ना कि हम 100 मीटर का कंटेंट 10 मीटर की जो परिधि होती है, जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, उसमें आ जाता है। तो वो रेशियो की कितना अमाउंट होता है कि 3 मीटर लंबा कंटेंट 1 मीटर में समाहित हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका डीएनए पैकेजिंग की जो लेंथ होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 7 टाइम्स कंटेंट एक मतलब जैसे 7 मीटर का डीएनए लेंथ, वो 1 मीटर के डीएनए न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो जाएगा। तो रेशियो का मतलब ये होता है, तो रेशियो होता है 7:1 होता है, कि 7 मीटर लंबा डीएनए का एक थ्रेड 1 मीटर लंबे न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो जाएगा। दिस रेशियो ऑफ पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बात करते हैं, विद ए न्यूक्लियोटाइड स्पेसिंग ऑफ 0.34 nm। गाइज एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का देखा जाए, कि कह रहा है न्यूक्लियोटाइड स्पेसिंग जो है वो आपकी, जैसे हम आपने ऐसे बनाते हैं ना डीएनए का डबल, तो इसमें बताते हैं कि एक उसमें फोर्क में कितने होते हैं 34, और उनकी जो लेंथ होती है एक दूसरे के बीच में वो 3.4। ठीक है, इस तरीके से। तो वही बात बता रहे कि स्पेसिंग जो नैनोमीटर में करेंगे तो आपका 0.34 हो जाएगा। अब कितना लंबा डीएनए है, उसके अंदर 200 बेस पेयर्स हैं, और उसकी खुद की लेंथ कितनी है 10 नैनोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो वुड स्ट्रेच नियरली, उसे अगर हम खींचे मैक्सिमम तो कितना लंबा हो सकता है। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि 10 मीटर लॉन्ग न्यूक्लियोसोम का एक मतलब डीएनए का स्टैंड है, जिसके अंदर 200 बेस पेयर्स हैं, और जिसमें दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो है अधिकतम 3.4 एंगस्ट्राम या 3.34 नैनोमीटर है। तो इसे अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेच करें, खींचें, तो ये कितना लंबा तक हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका डी। देखिए हम सिंपल सा वही वाली बात आई जो अभी पहले बनाया था, रेशियो 1/7 का, कि मतलब 10 नैनोमीटर मतलब ये, और 7 टाइम इसका ये स्ट्रेच होगा, तभी तो इसके अंदर समाहित होगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था गाइस उसी का ये ओपन फॉर्म है, कि 10 नैनोमीटर लॉन्ग अगर मैक्सिमम स्ट्रेच करें तो ये 70 नैनोमीटर तक खींच सकता है। वही इसका रेशियो होता है पैकेजिंग की। ये ऑलरेडी कहाँ पे है कि 10 नैनोमीटर की रेडियस वाले न्यूक्लियस में ये ऑलरेडी समाहित हो जाएगी। तो रेशियो कितना बनेगा 7:1 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, आपको समझना है ये चीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे, दी माइटोटिक क्रोमोसोम। देखिए मियोसिस क्रोमोसोम होते हैं हमारी जेनेटिक सेल्स, जो हमारी जर्म सेल्स होती है, और जो माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब हमारी सोमैटिक बॉडी सेल्स होती हैं। दी माइटोटिक क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द अल्टीमेट इन क्रोमेटिन पैक्टनेस एंड रिप्रेजेंट द पैकेजिंग रेशियो। एक यहाँ पे दूसरी बात आई, देखिए बोथ आर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे, मियोसिस की बात। अब इसने एक बात हमें बताई कि जो मियोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं। वी कैन से दैट कि जो माइटोटिक क्रोमोसोम होते हैं वो पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या पैक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेट होते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कम स्पेस में बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे, मगर वो क्रोमोसोम कौन से होंगे, माइटोटिक वाले क्रोमोसोम होंगे, सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम होंगे। वो कुछ कम अमाउंट में कुछ ज़्यादा लेंथी क्रोमोसोम भी आराम से लोकेट हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं 10,000 रेशियो बनकर रेशियो होता है। मतलब 1 मीटर जैसे हो, सपोज कर लें 1 मीटर, और इसका इतने वाले स्पेस में आपके 10,000 मीटर लंबा डीएनए कंटेंट 1 मीटर वाले स्पेस में समाहित हो जाएगा। ये मतलब होता है कि माइटोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो अल्टीमेट इन क्रोमेटिन पैक्टनेस। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही अच्छा फैक्ट भी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग वन इज रेडियो एक्टिवली लेवल्ड आरएनए प्रिकर्सर। तो आपको बहुत ही क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं गाइस। तो
जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आरएनए प्रिकर्सर होता है वो H3 यूरोडेनाइन होता है, क्योंकि आपने सुना होगा यूरेसिल का ये मॉडिफाइड वर्जन होता है यूरोडेनाइन। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि मैमल्स में पाई जाती है गाइस, और वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होती। कहने का मतलब वो कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाती है, ठीक है, कभी भी एमआरएनए नहीं बना पाती है। एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि मतलब प्लांट में पाई जाती है और कभी कभी एक्सप्रेस होती है, ठीक है। अब एक बात तो पहले सिंपल पूरा सुने। देखिए, एक टर्म होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो टाइप की होती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब हम केवल हेट्रोक्रोमेटिन में बात कर रहे हैं। फिर हेट्रोक्रोमेटिन दोबारा से डिवाइड करते हैं। एक कॉन्सिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होती है जो नॉर्मली मैमल्स में पाई जाती है और वो कभी एक्सप्रेस नहीं होती। कहने का मतलब बस वो एकदम वेस्टेज मटेरियल होता है। और दूसरा उसी का पार्ट होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव यू नो कि वो कभी कभार एक्सप्रेस हो सकती है, ओकेजनली, वो प्लांट में पाई जाती है। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन का जो क्लासिफिकेशन हमने डिवाइडेशन किया है, कॉन्सिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और आपका फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में, ये किस यहाँ पे किस बेसिस पे करा गया? डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन की, उसमें जो फोल्डिंग की डिग्री होती है उसके बेस पे, कॉम्पैक्टनेस के बेस पे, या रिलेटिव नंबर ऑफ बेसिस, उसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं उसके बेस पे करा गया। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो डिवाइडेशन है, वो कॉम्पैक्टनेस, उनकी आपस में कितनी हद तक वो कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, ये कितना लार्ज अमाउंट, कितने स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस में लाइज हो सकता है, समाहित हो सकता है, उसके बेस पे, कॉम्पैक्टनेस के बेस पे ये डिवीजन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, द रीजन ऑफ क्रोमोसोम वेयर हेट्रोक्रोमेटिन एग्जिस्ट। देखो, काफ़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन होता तो है, बेकार का मटेरियल होता है हेट्रोक्रोमेटिन, जो एक्सप्रेस नहीं होता है। कह रहा है जी क्रोमोसोम में हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो टीलोमियर जो होते हैं उसमें ये होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का जो स्पेस प्लेस होता है वहाँ पे ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और आपका जो बाई क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, उसकी जो डिस्टल आर्म्स होती है उसमें आपका हेट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों लोकेशन हैं जहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन हमें मिलता है। करेक्ट आंसर आपका डी। ना क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करें, ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि पोजीशन इफेक्ट आपको बताया था, मेक्स द जीन इनएक्टिवेटेड हु जंप्ड टू नियरली पोजीशन ऑन द हेट्रोक्रोमेटिन एज ए रिजल्ट ऑफ। पोजीशन इफेक्ट ये बताया कि जब कोई जीन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है तो चांसेस ये होते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, फ्यूटाइल हो जाता है, ठीक है। दिस इज पोजीशन इफेक्ट, की उसकी पोजीशन जहाँ पे वो था सब कुछ सही था, मगर जब उसने पोजीशन को अपनी मूव करा तो वो इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखिए कि पोजीशन इफेक्ट मेक्स द जीन इनएक्टिवेटेड हु जंप टू नियर बाई पोजीशन ऑन दी हेट्रो, ये जब मूवमेंट हो उसके हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में मूव हो जाए तो हेट्रोक्रोमेटिन तो पता है आपको फ्यूटाइल होगा, तो वो जीन जो मूव करके हेट्रोक्रोमेटिन पे जाएगा वो भी आपका फ्यूटाइल हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया, जो जीन की जो मूवमेंट होती है वो ट्रांसपोजिशन के तहत होती है, ट्रांसलोकेशन के तहत होती है, बोथ या इन्वर्जन के तहत होती है। तो सिंपल सा आपको आंसर है आपका सी। ये जो मूवमेंट होती है जिसके रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप हिंदी में अगर हम बोलें तो जीन जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है ऑन दी हेट्रोक्रोमेटिन। दिस मूवमेंट इज कैरीड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन या फिर ट्रांसलोकेशन, बोथ आंसर इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बार बॉडीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस बार बॉडी देखिए फीमेल वाले कंडीशन होती है, जैसे फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो इनका एक एक्सो क्रोमोसोम होता है वो अपने को न्यूट्रलाइज कर लेता है और एक ऐसी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बार बॉडी बोलते हैं, मतलब दैट मीन्स हेट्रोक्रोमेटिन क्लैंप भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में कौन सा फैक्ट ट्रू है और कौन सा आपका फॉल्स है। पहला पॉइंट है कि इट इज़ वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम फाउंड इन फीमेल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब हम लोग या दूसरे जो हमारे मैमल्स हैं उनकी जो फीमेल्स होती हैं जहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की फॉर्म में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो फीमेल में होते हैं, तो उसमें से एक क्रोमोसोम जो होता है वो आपका हेट्रो बार बॉडी बनाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। देखो बार बॉडी का मतलब क्या होता है भाई, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है कि कभी हो सकता है कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं मगर इन मैमल्स में भी पाए जाते हैं। इट इज़ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सर्टेन प्लेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ये इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि इसका जो बार बॉडी होती है इनका बनना क्या चीज़ हमें प्रदर्शित करता है या क्या करता है। बार बॉडी का बनना ये चीज़ निश्चित करता है कि बोथ और मेल और फीमेल दोनों में सेम नंबर ऑफ एक्टिव क्रोमोसोम बना रहे। और इस देखिए सिंपल पर समझा देता हूँ आपको, एक्स फीमेल का है और एक्स वाई मेल का है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम से जो मटेरियल या जो भी चीज़ें इससे इनकोड हैं वो यहाँ पे कम होगी क्योंकि 50% रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये 100% एक्स है तो यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो बार बॉडी का मतलब बनने का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों में
एक्स क्रोमोसोम से जो लिंक्ड मटेरियल है या एक्स क्रोमोसोम से जो इनकोडेड मटेरियल वो बराबर है, इसलिए ये वाला जो कंटेंट होता है ना, इसे वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। आप देखिए दोनों में एक्स एक्स बराबर हो गए, तो इसके द्वारा एक्स के द्वारा और इस एक्स के द्वारा जो कंटेंट मतलब इनकोडेड होगा वो बराबर होगा। तो ये चीज़ निश्चित होती है बार बार डी के बनने से, ठीक है। और डी स्टेटमेंट है मैरी लियोन ने एक वर्क किया था, अपना रिसर्च किया था किस पे, माइस पे, और उन्होंने सी जो उनका कोट होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, जो उसका मतलब सरफेस स्किन की जो कलर होता है, उसकी इनहेरिटेंस की स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जो एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेशन होता है उसके बारे में, और उनके वर्क को नाम दिया लियोन हाइपोथेसिस का। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इन्होंने जो स्टडी करा था वो जो माइस थी, मतलब जो कहते हैं चूहा जो होता है हिंदी में उसका वर्जन, उसकी कोट कलर पे स्टडी करा था, और उस कोट कलर की स्टडी करने के बाद उन्होंने बार बॉडी मतलब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के बारे में अपनी एक हाइपोथेसिस दी, दैट नोन एज लियन हाइपोथेसिस। सो करेक्ट आंसर गाइज आपका ये सभी बातें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं अबाउट दी बार बॉडी इनएक्टिवेशन के बारे में या एक्स क्रोमोसोम। नाउ देखिए अलग से हमने क्वेश्चन बनाया है, लियोन हाइपोथेसिस इज इन रिगार्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ विच करेक्टर ऑफ द माइस। ये पूरा बात बता दिया इन्होंने। जो लाइन हाइपोथेसिस थी, मैरी लियोन ने जो हाइपोथेसिस दी थी वो किस रिगार्ड में दी थी, आपको पता है बार बॉडी के रिगार्ड में दी थी। इनहेरिटेंस ऑफ विच करेक्टर, ये पूछ रहा है कि किस करेक्टर के रिगार्ड में दी थी, तो उन्होंने गाइस कोट कलर के रिगार्ड में दी थी। जो माइस का कोट कलर था उसके संबंध में दी थी कि जिसमें बार बॉडी का फॉर्मेशन का जो संबंध है वो कोट के कलर से होता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, दी बार बॉडी ओरिजिन, मतलब बार बॉडी ओरिजिन का मतलब जो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होता है इन दी ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यूरिंग, ये कब होता है एक्चुअल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के शुरू में हो जाता है, या दोनों टाइम होता है, बाद में भी पहले भी, या फिर आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होता है। ठीक है, लेट वाला मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद, और आफ्टर का मतलब कि पूरा प्रोसेस होने के बाद कोई दूसरी तीसरी प्रोसेस स्टेज चल रही तब होना। ठीक है, अर्ली का मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले ये बार बॉडी बन जाती है। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होने पहले ही बार बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब हाइड्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है। नाउ करेक्ट आंसर हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन नंबर में, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। देखिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, रीएक्टिवेशन, जो एक्स क्रोमोसोम मतलब बार बॉडी में कन्वर्ट हो गया तो वो दोबारा से भी एक्टिवेट हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखें। रीएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जो बार बॉडी में कन्वर्ट हो गया तो वो फिर से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो सकता है, और कब होगा, ये जर्म सेल जो हमारी होंगी उनमें होगा ड्यूरिंग दी oogenesis, क्योंकि फीमेल में होता है तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर जर्म सेल का फॉर्मेशन का मतलब केवल अंडे का बनना, वो होता है oogenesis, बिल्कुल सही बात है। और री एक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम आकर पीरियड टू द आंसेट ऑफ म्योसिस, और म्योसिस का मतलब oogenesis में क्या होता है, म्योसिस होता है। तो स्पेशली अंडे बनने में बहुत सारी प्रोसेस होती है, मगर एक प्रोसेस में म्योसिस भी होती है जो डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो स्पेसिफिकली ये जो रिएक्टिवेशन होता है वो आंसेट ऑफ म्योसिस के स्टार्ट होने से पहले हो जाता है। अच्छा, ऑल द गैमीट रिसीव ए यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम, और उसके बाद क्या होता है, जो जितने भी मतलब जो आपके गैमीट बनते हैं मतलब ओवा, वो एक पॉजिटिव यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम को रिसीव करते हैं। किस लिए, क्योंकि देखिए फीमेल में क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो दो गैमीट बनेंगे इससे। ठीक है, दो अंडे बनेंगे, दोनों में क्या जाएगा, दोनों में एक्स क्रोमोसोम जाएंगे तो इक्वल। और ये कैसे होंगे, अब ये एक्सप्रेस हो सकते हैं, इसका मतलब कैसे हैं, यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम दोनों गैमीट को मिल जाएंगे क्योंकि रीएक्टिवेशन हो गया गाइस। तो ये स्टेटमेंट आपके ABC करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे मैटरनली एंड पैटर्नली। ठीक है, मदर या फादर वाला जो ट्रांसफरेंस होता है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। मैटरनली एंड पैटर्नली डेराइव्ड एक्स क्रोमोसोम में कंटेन डिफरेंट एलील्स फॉर द सेम ट्रेट। अडल्ट फीमेल्स आर इन सेंस जेनेटिक मोजेक्स वेयर डिफरेंट एलील्स फंक्शन इन डिफरेंट सेल्स, लियोन हाइपोथेसिस। देखो इन्होंने जो कलर दिया, कलर सीट कोट मतलब माइस का जो कोट कलर के लिए जो हाइपोथेसिस दी वो एक्स बार बॉडी से रिलेटेड तो है, मगर उसका एक्चुअल अगर हम बात करें जो उसकी थ्योरी होगी तो उन्होंने क्या बताया था, मैरी लियोन ने ये बताया था कि जो मैटरनली और पैटर्नली ड्राइव्ड एक्स क्रोमोसोम होते हैं वे मे कॉन्टेन डिफरेंट एलील्स फॉर द सेम ट्रेट। ठीक है, वही एक ट्रेट सेम रहेगा मगर पिता से मिलने वाला और मदर से मिलने वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो सेम कैरेक्टर के लिए उन पे जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। पहला बात समझें, ये लियन हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि मैटरनली और पैटर्नली ड्राइव्ड एक्स क्रोमोसोम में कंटेन डिफरेंट एलील्स फॉर द सेम कैरेक्टर। जे मैरी जो लियन हाइपोथेसिस है उसकी मेन लाइन है। ठीक है, स्टेटमेंट है ये उसका। एडल्ट फीमेल्स आर इन सेंस, इसलिए जो एडल्ट फीमेल्स होते हैं उन्हें हम इस सेंस में क्या बोलते हैं, जेनेटिक मोजेक्स बोलते हैं। हमारे इन ह्यूमन बींग में जो फीमेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मोजेक्स बोलते हैं। वेयर डिफरेंट एलील्स फंक्शन इन डिफरेंट सेल्स, वहाँ पर डिफरेंट एलील्स फंक्शन इन डिफरेंट एलील्स, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखें।
लियन हाइपोथेसिस है। और ये आपका इस सेंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर जेनेटिक एलील्स फंक्शन इन डिफरेंट सेल्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस सेंस में जेनेटिक मोजेक्स है। हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर हमने क्वेश्चन में ही लिख दिया। क्वेश्चन यहाँ ये बनने कि एडल्ट फीमेल्स आर इन सेंस ऑफ जेनेटिक्स वेयर डिफरेंट एलील फंक्शन इन डिफरेंट सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मोजेक बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये इसका आंसर है, जेनेटिक मोजेक्स। करेक्ट आंसर 12 का ए। ठीक है, इसी सेंस में कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में वही मोजेक से ही बना है। मोजेक्सिज्म इन वुमेन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ, आपको पता है जो मोजेक्स या जेनेटिक मोजेक जो टर्म आया ये फीमेल में, इसे हम किस बिहार पर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किसके इनएक्टिवेशन के अकॉर्डिंग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं गाइस, इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक्स क्रोम इनएक्टिवेशन के बिहार पे। 13 का करेक्ट आंसर आपका होता है बी। ठीक है, नाउ जिस्ट जीन इज कंसर्न्ड विद, देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार। XIST जीन इज कंसर्न विद, क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। मतलब भाई बार बॉडी वाला सब घूम रहा है लॉर्ड फेयर की एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल के बारे में क्या बात सही है। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टर्न्स निगेटिवली चार्ज सुपर क्वाइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल से बनता है। क्या न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कितने मतलब 1.8 टर्न्स लेगा, कौन, निगेटिवली चार्ज सुपर क्वाइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल जब एक बार, और 0.8 टर्न्स लेगा, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, इसे मतलब हुआ। ठीक है, 2 से कम टर्न में वो न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल में जो डीएनए होता है उसके अंदर का टोटल बेस पेयर का नंबर गिने तो 146 आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक ऑक्टामर्स होता है। ऑक्टामर्स कैसे होता है, जो हिस्टोन होती है 5 टाइप की, उनमें से 4 टाइप के हिस्टोन के 2-2 मॉलिक्यूल जिससे बनाते हैं। जैसे H1 को छोड़ के बाकी जितने स्टोन्स हुई बची 4, H2A, H2B, H3, H4, इन सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, इंटू 2 कर दिया तो ये ऑक्टामर होता है। स्टोन कोर जो होता है मतलब न्यूक्लियो कोर पार्टिकल अपने आप में क्या होता है, ये आपका ऑक्टामर होता है। करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इनमें ज्यादा फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। काफ़ी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम आपने सुना होगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके डिप्टेरियंस जो होते हैं उनकी लार्वी में पाए जाते हैं, उनकी सेलेब्री ग्लैंड सेल्स में पाए जाते हैं स्पेशली, और इसके अलावा उनकी फैट सेल अब तो बहुत सारी जगहों पे डिस्कवर हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि इनमें फॉलोइंग इज फीचर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो सोमेटिकली इनकी फीचर्स की बात करें, फीचर्स का मतलब इनके जो करेक्टर्स हैं वो क्या है। तो पहला पॉइंट है कि सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं, मतलब ऑलवेज अपीयर हाफ देन नॉर्मल सोमेटिक सेल्स, मतलब पेयर्ड होते हैं। इसका मतलब जो टोटल नंबर सोमेटिक सेल में होगा उसके आधे दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है दे मे रीच ए साइज ऑफ 200 टाइम्स देन करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम एट म्योसिस, मतलब म्योसिस पे अगर हम देखें तो इनका साइज जो होता है वो 200 टाइम ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, जो म्योसिस पे साइज होता है एक्चुअल में उससे ये 200 टाइम्स ज़्यादा मतलब बड़े तक जा सकते हैं अगर हम इन्हें स्ट्रेचिंग करें। ठीक है, या फिर सोमैटिक सेल की न्यूक्लियाई में जो ऑर्डिनरी सोमैटिक सेल्स होती है उनकी न्यूक्लियाई में जो इनका साइज होता है उससे 200 टाइम 200 टाइम ज़्यादा ये खींचे जा सकते हैं, रीच कर सकते हैं। नाउ बालबियानी रिंग्स कंसिस्ट ऑफ यूक्रोमेटिन, जो बालबियानी रिंग्स होते हैं वो इन पर प्रेजेंट होते हैं और जो यूक्रोमेटिन के बने होते हैं गाइस। इसके अलावा दे मेक बंडल्स ऑफ फाइब्रिल्स, इनके ऊपर बंडल ऑफ फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इंडो रीडुप्लीकेशन के रिजल्ट में बनते हैं गाइस। तो ये सभी फीचर जो है आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सोमेटिकली पेयर्ड होते हैं। इनका साइज जो होता है जो सोमैटिक सेल के साइज ऑर्डिनरी सेल में होता है उसके 200 टाइम तक ज़्यादा हो सकता है। इन पे बालबियानी रिंग्स पाए जाते हैं जो यूक्रोमेटिन के बने होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर बंडल ऑफ फाइब्रिल्स भी मिलते हैं जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इंडो रीडुप्लीकेशन के तहत बनते हैं। और करेक्ट आंसर आपका ई, ये सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, कि द स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम मोस्ट सुटेबल आइटम इज। अगर हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो गाइस हम डिप्टेरियन जो होते हैं इंसेक्टा में जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें डिप्टेरा आर्डर है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके थर्ड इंस्टार लार्वा जो होगा गाइस हम उसे स्टडी करेंगे, थर्ड इंस्टार लार्वा को। ठीक है, तो सबसे अच्छे पॉलीटीन क्रोमोसोम हमें मिलेंगे देखने को, थर्ड इंस्टार लार्वा ऑफ द डिप्टेरियन। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं,
इन पॉलीटीन सेल्स, पॉलीटीन सेल देखिए जिनमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीटीन सेल्स बोलेंगे। द क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग दी, पॉलीटीन सेल्स में जो आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन सी स्टेज पे हमें दिखाई देते हैं, इंटरफेज G0SM। तो गाइस इंटरफेज क्रोमोसोम, इंटरफेज स्टेज पे हमें दिखाई देते हैं आपके क्रोमोसोम्स पॉलीटीन सेल्स में। ना क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मगर हमें कंफ्यूज कर सकता है। हमें सिंपल सा ये आइडिया करना है कि पॉलीटीन जो डिप्टेरेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें हम बताएं डिप्टेरेंस हैं या नहीं। तो फ्लाइज, मेज और मॉस्किटो, ये तीनों ईगाई जो होते हैं आपके डिप्टेरेंस होते हैं, ठीक है, डिप्टेरा में आते हैं, आर्डर डिप्टेरा के मेंबर्स हैं, तो इन सभी में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात कर रहा है, 20 में बात कर रहा है गाइज, आपने दो प्रोसेस का नाम सुना होगा, एक तो पॉलीटीन जो आज हम बात कर रहे हैं, पॉलीटीन का मतलब जो पॉलीटीन क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल घटना होती है उसे पॉलीटीन ही बोलते हैं, और पॉलीप्लाइडी जो आपको पता ही बहुत ही कॉमन सी प्रोसेस है और हमारे सिलेबस में भी है। तो डिफरेंस क्या होता है, अगर हम पॉलीटीन और पॉलीप्लाइडी की बात करें तो देखिए पॉलीप्लाइडी में भी वही होता है, क्रोमोसोम का दुगुना होता है, और यहाँ पॉलीटीनी में भी वही होता है। तो बट फिर भी दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, तो इसका मतलब साइंस में दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का होना कि कोई डिफरेंट मीनिंग्स हैं। देखो इन पॉलीटीन में क्या होता है, डीएनए कंटेंट केवल बढ़ता है पर न्यूक्लियस, जबकि पॉलीप्लाइडी में नए क्रोमोसोम बनते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डीएनए कंटेंट का बढ़ना, पॉलीटीनी में डीएक्सिस डीएनए पर न्यूक्लियस होता है, जबकि पॉलीप्लाइडी में क्रोमोसोम का बढ़ना होता है। ओके गाइस, और वो एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं, और डीएनए जो कंटेंट यहाँ बनना वो एक ही होता है, मक्स होता है, पूरा ब्लेंडर होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम इंक्लूड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस, पॉलीटीन क्रोमोसोम का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं उनका जो मतलब रेगुलेशन का बिहेवियर होता है वो तो माइक्रोस्कोपिकली उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट देखें, दे प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस अबाउट द यूकैरियोटिक जीन एक्टिविटी को अगर हम देख सकते हैं, क्यों, रेगुलेटेड एट लेवल ऑफ आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि वो आरएनए सिंथेसिस के लेवल पर रेगुलेट करी जा सकती है आराम से, क्योंकि डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, तो आरएनए के लेवल हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली है, ये हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम की स्टडी से पता चला। दूसरा पॉइंट है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रोवाइड वैल्यूएबल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन बिकॉज देयर जीन ट्रांसक्रिप्शन कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली इन द माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जीन ट्रांसक्रिप्शन को हम होते हुए देख सकते हैं इन केस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो इसलिए ये काफ़ी वैल्यूएबल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन को, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन थर्ड में देखते हैं, दे मतलब पॉलीटीन क्रोमोसोम ग्रेटली हेल्प्ड इन मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन साइटोजेनेटिक स्टडीज। ये तो बहुत ही कॉमन है, पहले भी हमने इससे पहले बताया कि क्योंकि ये जो पॉलीटीन जो पफ होते हैं ये मार्कर का काम कर लेते हैं, तो उसमें मार्कर की फॉर्म में यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है यहाँ पे 21 का डी। थैंक यू वेरी मच गाइज।